हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, और अपनी बेर एक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के ये लेक्चर्स हम 8 से 10 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। और अब समझते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो एज ए इंडियन सिटीजन हम सबको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक्स और फीचर्स को समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है। फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बट ये वर्ड मैग्ना कार्टा है क्या, कहाँ से आया है, तो समझते हैं। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस और अपराइजिंग लंदन में हो रहा था अराउंड 1200 में, उसी का प्रोडक्ट है। मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट है जो जून 1215 में बना था। ये डॉक्यूमेंट ऐसा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि लॉ से ऊपर तो किंग भी नहीं होता, और वो प्रिवेंट करता है किंग को अपनी पावर एक्सप्लॉइट करने से। ऐसे ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो बहुत ही डिटेल लिस्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव इलाबोरेटिव लिस्ट है हमारे अधिकारों की। फंडामेंटल राइट्स हम सबको गारंटीड है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये अपहोल्ड करते हैं इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ नेशन। और ये फंडामेंटल राइट्स ऑथोरिटेटिव पावर को लिमिट भी लगाती है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब चलते हैं इसके कुछ फीचर समझते हैं। सिटीजन वर्सेस पर्सन मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सारे पर्सन, चाहे वो फॉरेनर हो, सिटीजन हो, या कोई लीगल पर्सन हो, जैसे कि कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, इन सब के लिए अवेलेबल है। सेकंड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं बट क्वालिफाइड है, क्योंकि स्टेट चाहे तो इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। बट ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम हमारी कोर्ट करती हैं। तो कोर्ट इंडिविजुअल और स्टेट के बीच बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। थर्ड है अगेंस्ट आर्बिटरी एक्शन ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। वैसे तो सारे ही राइट्स अवेलेबल हैं अगेंस्ट द आर्बिटरी एक्शन ऑफ द स्टेट, बट कुछ राइट ऐसे भी हैं जो कि हमें प्रिवेंट करते हैं एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल से भी। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल नेचर के हैं, मीन्स के अगर इनका वायलेट होता है, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, उन्हें वायलेट करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्रोसेंक्ट नॉट परमानेंट, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, सेक्रोसेंक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें कर्टेल या रिपील कर सकता है। बट ये वो ऐसा सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो सिंपल अमेंडमेंट से नहीं कर सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ता है, और वो भी बिना बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किए बिना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये हम अपने आने वाली सीरीज में आगे आगे समझेंगे। बट अभी इतना समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है जो पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव। कुछ राइट्स नेगेटिव कैरेक्टर्स के हैं जो कि ऑथोरिटेटिव पावर, स्टेट की ऑथोरिटेटिव पावर पे लिमिट लगाते हैं, और कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स के हैं जो कि कन्फर करते हैं सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द सर्टेन पर्सन्स। नेक्स्ट है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसी होती हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाती हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 इसमें इंक्लूड नहीं होता, और आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है एक्सटर्नल अग्रेशन के टाइम पर। इमरजेंसीज को भी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B, 31C, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स भी लिमिट में लग सकती हैं अगर आर्टिकल 31A, 31B, 31C इम्पोज होता है तो। नेक्स्ट फीचर है कि फंडामेंटल राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं अगर कोई पुलिस है, आर्मी है या मिलिट्री है, तो इन केसेस में फंडामेंटल राइट्स उस पर्सन के उनके रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। तो जब कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है, किसी पूरे कंट्री में या किसी एरिया में, तब भी हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मोस्टली डायरेक्टली इनफोर्सिबल बट फ्यू कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्फोर्स कर सकते हैं, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो पार्लियामेंट लॉ बना के इन्फोर्स करती है। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल बाय आर्टिकल कवर करते हैं। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 समझेंगे। उसके पहले हम आर्टिकल 12 और 13 की डेफिनेशन देखते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12
डिफाइन करता है स्टेट को। जैसे हम कहते हैं ना कि स्टेट ये कर सकता है, स्टेट वो कर सकता है, तो वो स्टेट कौन कौन है ये आर्टिकल 12 में डिफाइन किया हुआ है। फिर आर्टिकल 13 बताता है कि लॉ और फंडामेंटल राइट्स का क्या सिंक है, कौन से लॉ लाने पर कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे या नहीं होंगे, ये हमें आर्टिकल 13 बताता है। फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 7 बेसिक राइट्स थे, उसमें से एक राइट्स जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, वो आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अबॉलिश हो गया था। तो अभी हम अपने 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम राइट टू इक्वालिटी समझते हैं। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 23 और 24 जो बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 हमें बताता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इन सब आर्टिकल्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 12 जो डिफाइन करता है स्टेट को। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब क्या क्या है? तो जैसे कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है कि पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब हम लोकल अथॉरिटीज के अंदर डालते हैं। अदर अथॉरिटीज जैसे कि स्टेट्यूटरी और नॉन स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि LIC, ONGC, सेल। बाकी गवर्नमेंट चाहे यूनियन की हो या स्टेट की हो, इंडिया की टेरिटरी और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स कि ऐसी कोई भी प्राइवेट बॉडी जिसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयर हो, उनको भी हम एज अ स्टेट डिफाइन करते हैं। Because, according to the Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of state under Article 12. तो ये सारी बॉडीज स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 कहता है कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। वो लॉज, वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ सिंक नहीं करते, वो सब वॉइड माने जाएंगे। तो ये टर्म लॉ क्या है और इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके अंदर कौन कौन से लॉज आते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर, मतलब कुछ कानून, कुछ लॉज जो पार्लियामेंट लेकर आए हैं सेंटर में या स्टेट लेजिस्लेचर लेके आए हैं स्टेट में, या फिर ऐसे टेम्पररी लॉज जो कि गवर्नर या प्रेसिडेंट ने बनाए हैं, या फिर ऐसे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, या फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज जैसे कि कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ये सारे अंडर द टर्म लॉ डिफाइन किए गए हैं। तो सिर्फ लेजिस्लेशन ही नहीं, बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज वायोलेटिंग अ फंडामेंटल राइट्स, और ये सारे ही वॉइड माने जाएंगे उस केस में। फर्दर आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कोई लॉ नहीं है, इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इट वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर उनको वायलेट किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और वहां पे उसे वॉइड डिक्लेयर भी किया जा सकता है। तो ये था फंडामेंटल राइट्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और फीचर्स। आने वाले लेक्चर्स में हम आर्टिकल 14 से 35 तक पढ़ेंगे। तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर इस PPT में या इसी में कोई भी कमी हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।